प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो आपके न्यू सिलेबस और एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर नागरिक शास्त्र का जो अति लघु प्रश्न है, इस पर यहाँ पर ये इन प्रश्नों का डिस्कशन मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी कर रखा है। उन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा सीरीज में। मैं यहाँ पर जब आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर सेशन को लेकर डिस्कशन, और जो यहाँ पर जो प्रश्न है रियो सम्मेलन तक आपका हो गया था। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर 6 प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बात हो रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक के बारे में बात होती है, शिक्षाविद के बारे में बात होती है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थे। ठीक है, राजनीतिक के बारे में बात हो गई, शिक्षाविद के बारे में बात हो गई, कार्यकर्ता भी थे महत्वपूर्ण रूप से, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इनका योगदान भी बहुत ही सराहनीय था। ठीक है, वह हिंदुओं के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे। देखिए कट्टर समर्थक की बात हो रही है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदुओं के अधिकारों की बात करते थे, और वो भी पूरा खुलकर करते थे। कट्टर समर्थक की बात हो रही है। और उन्होंने 1947 में अगर देखा जाए तो बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। देखिए 1947 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और मुखर्जी ने देखा है तो भारतीय जनता जनता पार्टी के अग्रदूत और भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की। ठीक है ना, यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो अग्रदूत के रूप में याद किए जाते हैं, और भारतीय जनसंघ पार्टी की जो स्थापना के रूप में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया जाता है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार में देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य भी किया था इन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका नाम है। और भारतीय राजनीतिक में उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश के इतिहास पर अपिट प्रभाव छोड़ा। मुखर्जी की विरासत जो है भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था। अति लघु में जब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला में तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न, देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, और 5 प्रश्न का सीरीज ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है उसको देख लीजिएगा। शेख मुजीबुर रहमान के समूह का क्या नाम था? देखिए जब यहाँ पर बात हो रही है 1971 की, यानी जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बात हो गई थी, तो पूर्वी पाकिस्तान को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें देखिए यहाँ पर जो उस समय वर्तमान जो मुख्य प्रधानमंत्री थी हमारे देश की उस समय थी इंदिरा गांधी जी, तो उनके समर्थन से देखिए यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान के समूह को अगर कहा जाए तो आवामी लीग का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? अवामी लीग के नाम से जाना जाता था। यह बांग्लादेश का देखा जाए तो यानी जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, वहां की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये पार्टी उभरी, जिसका नाम था अवामी लीग। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अवामी लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1949 में। देखिए इसने पूर्वी पाकिस्तान में देखा जाए तो बंगाली भाषी आबादी के अधिकारों की वकालत की थी। और शेख मुजीबुर रहमान जो व्यक्ति थे देखिए प्रमुख नेता के रूप में, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में देखा जाए तो पार्टी जो थी स्वायत्तता और बाद में पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आई। ठीक है, और आवामी लीग के प्रयासों की परिणति के रूप में अगर देखा जाए तो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में कर दिया गया, और भारत जो बांग्लादेश है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, यानी जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश हो गया। आज बांग्लादेश की भी करेंसी जो है देखा जाए तो बहुत ही हाई लेवल पर है ना। देखिए पार्टी बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए देखा जाए तो एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर आज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे जो है निकल चुका है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने प्रति जो संघर्षों का परिणाम उनके जो उन्होंने संघर्ष किया इसमें उनको सफलता मिली। देखिए 8वां प्रश्न क्या है आप लोग का, दल बदल से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दल बदल से आप क्या समझते हैं? देखिए दल बदल का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति समूह या संगठन के प्रति जो होती है अपनी निष्ठा वफादारी या कर्तव्य को त्यागने या धोखा देने के कार्य से है। देखिए दल बदल का मतलब हो गया कब पार्टी बदल देना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब व्यवस्थाएं मिल रही है, जब जिस संगठन से लाभ मिल रहा है तो वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं राजनीति की दुनिया में बहुत से लोग कांग्रेसी होते हैं, बाद में सपाई हो गए, पता चला सपाई है तो भाजपाई हो गए, भाजपाई थे
तो कांग्रेसी, तो मतलब इसमें से उसमें, उसमें से इसमें जो है ये इन लोगों का लगा रहता है। ठीक है, तो निष्ठा जो होती है, उनके अंदर जो कर्तव्य भावना होती है या वफादारी जो होती है, उसको त्यागने की बात होती है इसमें। ठीक है ना, और एक तरीके से देखा जाए तो उनको, उन्होंने क्या किया, उस पार्टी के प्रति जो था उन्होंने धोखा देकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। या आमतौर पर देखिए रिलेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति जो होता है किसी प्रतिद्वंदी या विरोधी ताकत में जो है शामिल होने के लिए पक्ष बदल लेता है। ठीक है ना, विरोधी ताकत में देखा जाए तो प्रतिद्वंदी या विरोधी ताकत में शामिल होने के लिए क्या करता है, अपने पक्ष को ही बदल लेता है या किसी स्थापित इकाई को छोड़ देता है। इसे हम लोग दल बदल की श्रेणी में रहते हैं। देखिए दल बदल जो होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, विभिन्न कारण मिलते हैं इसके पीछे। देखिए कौन कौन से कारण आपको मिल सकते हैं, जैसे देखा जाए तो उनका वैचारिक मतभेद हो गया, वर्तमान परिस्थितियों से देखिए असंतोष की बात हो गई। ठीक है, ये भी कारण बन सकता है, या कहीं और बेहतर अवसरों का वादा मिल जाता है उन्हें, तब उसके लिए भी जो होता है दल बदल में लोग, पार्टियों को लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इस अधिनियम के अक्सर देखा जाए तो महत्वपूर्ण नीति, इसमें देखिए निहितार्थ शामिल होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो अपना अपना स्वार्थ शामिल होता है। इसमें विश्वास की हानि भी एक तरीके से होती है। ठीक है ना, और संभावित जो होता है सुरक्षा का जोखिम भी इसमें बना रहता है, और स्थापित संबंधों में देखा जाए तो व्यवधान भी शामिल होता है। मतलब पार्टी कब छोड़ देगी, कब किसको संभाल लेगी, कब किसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। यानी सुरक्षा का जोखिम होता है, विश्वास का दृष्टिकोण नहीं बन पाता है, और स्थापित संबंधों में प्रमुख रूप से व्यवधान भी देखने को मिलता है। देखिए दल बदल में देखा जाए तो दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं, जिसका असर जो होता है व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है, समुदायों के ऊपर भी पड़ता है, और यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हम लोग दल बदल की बात करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो था बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। देखिए बंबई योजना पर एक टिप्पणी लिखी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बंबई योजना वाला। बंबई योजना पर एक टिप्पणी लिखी है, हम लोग का 9वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बंबई योजना को जो लाया गया था, किस लिए लाया गया था, कब लाया गया था। देखिए बॉम्बे योजना, ठीक है, बॉम्बे प्लान की बात होती है तो 1944 में लाया गया था, और भारत के जो प्रमुख जो उद्योगपति, तो जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना एक समूह बनाया और उन्होंने एक प्रस्ताव को पास किया। देखिए उसमें उद्देश्य क्या शामिल किया गया था कि देश के आर्थिक विकास में जो है उन्होंने एक व्यापक पैमाना बनाया, उन्होंने अपनी एक योजना बनाई, और जिसमें उद्योगों को कृषि के साथ देखा जाए तो, और बुनियादी ढांचों को सामूहिक रूप से जोड़कर बात की गई उसमें। ठीक है ना, जो प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर ये कार्य किया। इसमें क्या किया गया, देखिए निजी उद्यम को भी शामिल किया गया, और राज्य के हस्तक्षेप के बीच जो है संतुलन के साथ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी वकालत की गई। आप जानते हैं कि जो है न तो हमारे यहाँ साम्यवादी व्यवस्था की पूंजी बात होती है, अर्थव्यवस्था होती है, न तो हमारे यहाँ पूंजीवादी, बल्कि हमारे यहाँ दोनों जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का वकालत की बात होती है ना। देखिए बॉम्बे योजना ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद देखा है तो भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई इसने, और देश के औद्योगिकरण अगर देखा जाए और साथ ही साथ आधुनिकीकरण के प्रयासों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है ना, तो ये बॉम्बे योजना जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और कब इसको लाया गया था, सन 1944 में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना, उन्होंने 1966 से 1977 और तक, और फिर जो था 1980 से 1984 में अपनी हत्या तक जो प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है ना, 1984 में मतलब इनको मार दिया गया। ठीक है ना, इनकी हत्या कर दी गई। देखिए इंदिरा गांधी जो थी भारत में एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती थी, जो अपने मजबूत नेतृत्व और विवादास्पद निर्णयों के लिए जानी जाती हैं। देखिए यहाँ पर जो है, अगर जो देश में जो आपातकाल लागू किया गया था तो इन्हीं के समय में किया गया था ना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अपने मजबूत, देखिए उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में देखिए महत्वपूर्ण काम किया। देखिए इन्होंने हरित क्रांति को देखा जाए तो के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को इन्होंने लागू किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कृषि को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण इनका कदम था। आलोचना और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद जो एडिशन, देखिए आलोचनाओं का और चुनौतियों का भी इन्होंने सामना किया, और वह भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण हस्ती बनी हुई है। देखिए इंदिरा गांधी का आज भी मान सम्मान जो है वो जो बना हुआ है, तो देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से। देखिए विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के लिए जानी जाती थी, और स्थापित रिश्तों में व्यवधान भी और दल बदल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसका असर जो है व्यक्तियों, समुदायों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। तो देखिए इस तरीके से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी कौन थी,
इंदिरा गांधी जी थी और उनका जो महत्वपूर्ण रूप से कार्य था, देखिए यहाँ पर ये था। और जो उन्होंने अब राष्ट्रपति शासन को लागू किया हुआ था, जो आपातकाल को लगाया हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। तो इस तरीके से था एडिशन 10 देखिए प्रश्नों का श्रृंखला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एडिशन आप लोग के साथ डिस्कस किए गए। इससे पहले एडिशन मैंने पहले वाली वीडियो में रियो सम्मेलन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, और सार्क संगठन की स्थापना के बारे में बात किया था मैंने आप लोगों के साथ। और देखिए क्या आप तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक विभाजन बढ़ा रहा है, ये प्रश्न पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और देखिए उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। और निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर भी आपके साथ व्याख्यान हो चुका है। तो डिस्कशन से ये जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और जबरदस्त तरीके से अपने स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में दिया है जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग को करना है, इसे अपने क्लासमेट पर जो है फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कंटेंट मिल रहे हैं उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।